नमस्कार, कुरुक्षेत्र में हैं आप, जिसका फैलाव वहाँ तक है जहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँचती है, जहाँ न कोई नीति है न कोई नियम, जहाँ न सूर्योदय के साथ युद्ध आरंभ होता है और न ही सूर्यास्त के साथ युद्ध के समाप्ति की घोषणा होती है, जहाँ कोई भी किसी भी क्षण अपने राजनीतिक साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके अपना राजनीतिक विजय पताका लहरा सकता है और राजनीतिक जमीन पर अपना झंडा गाड़ करके कब्जा कर सकता है। एक कहावत है, पुरानी कहावत है, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जब आप चलते हैं ना तो तेजी से चलिए, लेकिन पाँव जमा करके चलिए। जहाँ जिस जमीन पर, जिस धरातल पर अपना पाँव रख रहे हैं, उसकी मिट्टी को पहचानिए, उसकी मिट्टी में अपने पाँव को रमने दीजिए, लगने दीजिए। ऐसे क्या होता है कि आप जल्दीबाजी में भी गिरते नहीं हैं जब आपकी पकड़ जमीन पर मजबूत होती है। राजनीति का ऐसा दौर बिहार में चल रहा है जहां किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है और हमने बहुत बड़े बड़े बदलावों को देखा है कि कैसे पलक झपकते ही बदलाव हो रहे हैं। और राजनीति का नया आईना अगर दिखाने का कोई काम करता है तो वह बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी की रणनीति और पूरे बिहार की राजनीति पूरे देश को दिखाने की काम करते रहती है। ऐसे में अभी देखिए कि नीतीश कुमार जी लगातार तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे और कदम शायद इस तेज़ी से बढ़ने के क्रम में नीतीश कुमार जी का जो कदम है वह ज़मीन से एक खास तालमेल फिलहाल बनाता हुआ नहीं दिखता है और तभी नीतीश कुमार जी को एक बड़ा झटका लगा है। नीतीश कुमार जी बिहार से निकल करके राष्ट्रीय राजनीति में उतरने के लिए इतने उतावले दिख रहे हैं कि उन्हें पता नहीं कि उनके पार्टी के भीतर क्या चल रहा है। उन्हें अपनी पार्टी पर ध्यान देने का वक्त नहीं दिख रहा है, मिल रहा है, न ही बिहार राज्य में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की रणनीतियाँ बन रही है, साम दाम दंड भेद किस प्रकार से हो रहे हैं, इस पर सोचने के लिए नीतीश कुमार जी के पास शायद वक्त नहीं मिल रहा है। नीतीश कुमार जी को सामने एक ही चीज़ दिख रही है, वह 2024 का जो एक कुर्सी है वह नीतीश कुमार जी की आंखों के सामने कुछ इतनी रोशनी लेकर के खड़ी है कि नीतीश कुमार जी नीचे का रास्ता नहीं देख रहे हैं, बस दौड़े जा रहे हैं। और ऐसे में विपक्ष के साथ नीतीश कुमार जी लगातार मुलाकात कर रहे थे, बड़े नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे थे। तमाम तस्वीरें आपने देखी थी किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात करते हैं, सीपीआई के बड़े नेताओं से मुलाकात करते हैं, डी राजा हो या फिर और सीताराम येचुरी जी से मुलाकात करते हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं कि कैसे नीतीश कुमार जी एक बड़े रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसी क्रम में क्या हो रहा है कि जदयू जहाँ जहाँ फैलाव की हुई थी उसमें नीतीश कुमार जी को एक झटका सा मिलता हुआ दिख रहा है। बिहार के एनडीए में जब नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ थे उस समय अगर खटास कहीं भी पैदा हुई थी तो उसका सबसे बड़ा वजह बना था अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आपको याद होगा कि नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू के कई विधायक थे और जदयू के विधायकों को जो है बीजेपी ने अपने खेमे में मिला लिया था। और जबकि अरुणाचल प्रदेश में जदयू के जो विधायक हैं वह बीजेपी की ही सरकार को समर्थन दे रहे थे, इसके बावजूद गठबंधन धर्म का पालन नहीं करते हुए बीजेपी ने जो है जदयू के आपको बताया विधायकों को अपने दल में मिला लिया था, अपने दल की सदस्यता दिला दी थी। इसके बाद जदयू की ओर से लगातार यह आरोप लगता रहा कि जो बीजेपी है वह गठबंधन धर्म पालन नहीं करती है। और ऐसे में बीजेपी की ओर से यह जवाब था कि राजनीति में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई नियम कायदा नियम कानून नहीं बने हुए हैं। और यही एक पड़ाव था जहां से जदयू और बीजेपी के रिश्तों में जो है खटास पैदा होनी शुरू हो गई थी। इसके बाद कालांतर में हमने आरसीपी सिंह वाले मामले को लेकर के भी देखा और इसके कारण है कि ये वजह बना आरसीपी सिंह जी के वाला मामला, जिससे जदयू और बीजेपी की राहें अलग हो गई। लेकिन इसके बाद अगर देखें तो नीतीश कुमार जी इधर 2024 पर फोकस किए हुए दिख रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी के हाथ से ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार जी ने जितना अर्जित किया हुआ था वह कहीं ना कहीं जो है छूटता हुआ सा, चाहे उसके कारण अलग अलग हैं लेकिन छूटता हुआ सा दिख रहा है। सबसे पहले आप बिहार की बात कर लीजिए। बिहार में नीतीश कुमार जी का एक छत्र राज चलता था और नीतीश कुमार जी का कर्मभूमि बिहार रहा है। नीतीश कुमार जी अगर विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं तो बिहार में किए गए अपने विकासकारी कार्यों की वजह से, अपने फैसलों की वजह से बिहार का ही कई ऐसा मॉडल है, कई ऐसी योजनाएं हैं जिसको केंद्र ने भी अपनाया है और केंद्र के साथ साथ कई अन्य राज्य भी ऐसे हैं जो नीतीश कुमार जी के मॉडल को मानते हैं, उनके कई योजनाओं को अपने राज्यों में
चला रहे हैं। बहुत सारे ऐसे योजना, चाहे आप साइकिल योजना की बात कर लीजिए, पोशाक योजना की बात कर लीजिए, बहुत सारे ऐसे योजना है जिसे केंद्र ने भी बाद में प्रायोजित कर दी। अलग अलग तरह की बातें हैं। तो नीतीश कुमार जी जिस कार्य की वजह से लोगों के बीच में उनकी छवि थी और उन्होंने लोगों को अर्जित किया था, उसमें कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान आंकड़े को देखें तो उसमें स्पष्ट रूप से दिखा था कि नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू, जो बिहार में एक नंबर पर कभी रहा करती थी, एक मजबूत विधायकों के संख्या बल के हिसाब से रहा करती थी, वो महज 43 सीटों पर आकर के सिमट जाती है। नीतीश कुमार जी उसके पीछे बहुत सारे कारण बता रहे हो, बीजेपी पर बहुत सारे आरोप लगा रहे हो, और क्या कुछ था ये हम लोग भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन कारण कुछ भी रहे हो, लेकिन नीतीश कुमार जी को इसका घाटा सहना पड़ा और उनके विधायकों की संख्या में एक भारी गिरावट जो है वह दर्ज की गई थी। हमने देखा था, दर्ज की हुई थी, यह हमने भी देखा था, आपने भी देखा था। लेकिन इसके बाद अब देखें तो वर्तमान में नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू जहाँ जहाँ स्टैंड कर रही थी, वहाँ से भी अब नीतीश कुमार जी को झटका मिलना शुरू हो गया है। झटका मिले भी क्यों नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने सीधे सुप्रीम कुर्सी जो है उस पर नज़र डाल दी है और उसको लेकर के रणनीति बनानी शुरू कर दी है। आपको याद होगा कि जैसे ही नीतीश कुमार जी बीजेपी से अलग होते हैं तो सबसे पहले झटका लगता है मणिपुर में। मणिपुर के 5 विधायकों को जदयू के जो विधायक थे उसे बीजेपी अपने पाले में जो है मिला लेती है। आपको याद होगा कि जिस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, वही घटना मणिपुर में भी हुई। मणिपुर के वे सभी विधायक कुछ दिन पहले ही, जब वे बीजेपी में गए उससे कुछ दिन पहले ही, करीब महीने भर पहले ही, वे बिहार आकर के नीतीश कुमार जी से वे मुलाकात करते हैं, नीतीश कुमार जी के साथ चर्चा करते हैं और उसके फिर वापस बिहार से मणिपुर लौटने के बाद वहां जा करके वे जदयू की सदस्यता ले लेते हैं, माफ़ कीजिएगा, जदयू से को छोड़ करके, जदयू से इस्तीफा दे करके वे बीजेपी की सदस्यता ले लेते हैं। तो ऐसे में जो मणिपुर में भी बीजेपी ने नीतीश कुमार जी को झटका दिया। इसके बाद नीतीश कुमार जी जैसे जैसे अपनी नीति को 2024 के हिसाब से सेट कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से नीतीश कुमार जी को और भी झटका लगता जा रहा है। महीने भर के भीतर ही नीतीश कुमार जी को एक बार फिर से झटका लगा है। आपको दादर और नागर हवेली जो है वहाँ पर नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू को एक बड़ा झटका लगा है। 15 ऐसे सदस्य हैं नीतीश कुमार जी की पार्टी के, जदयू के, उन्हें जो है बीजेपी ने अपने दल में शामिल करा दिया। और जिसके बाद बीजेपी की ओर से यह भी बयान आया कि वहाँ जो है दादर और नागर हवेली में वहाँ जो है जदयू का कुल मिलाकर के सफाया ही हो गया है, जदयू का वहाँ कोई अस्तित्व नहीं बचा है। अगर देखिए तो महीने भर के भीतर में जदयू को बीजेपी की ओर से मिलने वाला ये दूसरा झटका है। ऐसे में नीतीश कुमार जी की पकड़ जहाँ पहले है, जिन राज्यों में, जिन क्षेत्रों में नीतीश कुमार जी की पकड़ है बिहार के अलावा, वहाँ से लगातार बीजेपी नीतीश कुमार जी को जो है आपको घास की तरह उखाड़ करके फेंकते जा रही है। ऐसे में अगर देखें तो नीतीश कुमार जी एक और जहाँ विपक्ष को लेकर के एक बड़ी विपक्ष का एक बड़ा साझा विपक्ष बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वहीं बीजेपी जहाँ जहाँ नीतीश कुमार जी का पहले से पांव पसरा हुआ है, उस पांव को पीछे करने में कहीं भी कोई कमी कसर नहीं छोड़ रही है। इसके बाद सोशल मीडिया पर ट्वीट का भी सिलसिला चला। एक अभी का जो मॉडर्न समय है, पुराने समय में कहा जाता था कि नेकी कर दरिया में डाल, तो अभी जो समय चल रहा है उसमें कहा जाता है कि कुछ भी कर सोशल मीडिया पर डाल। तो ऐसे में सुशील मोदी जी, जिनको अभी बिहार में एक मिशन बिहार पर रखा गया है बीजेपी के द्वारा, तो सुशील मोदी जी लगातार ट्वीट करके कहते हैं कि नीतीश कुमार जी जो है उनमें जो है लोगों की आस्था कम हो रही है, और ऐसे में जो दादर और नगर हवेली है वहाँ से जदयू का सफाया हो गया। जिसके बाद ललन सिंह जी, जो कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वे उस ट्वीट का रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं, 2024 का इंतजार कीजिए, 2024 में महंगाई वाली जो सरकार है, जो जुमलेबाज सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है, उसे उखाड़ करके जनता फेंकेगी। इसके साथ ही एक और शब्द का यूज किया था ललन सिंह जी ने। ललन सिंह जी ने साफ तौर पर लिखा था कि जो आपसी सामंजस्य, समाज के जो सौहार्द हैं, उसे बिगाड़ने की जो पार्टी कोशिश करती है बीजेपी, उस सरकार को उखाड़ करके जनता फेंकेगी। हालांकि ललन सिंह जी ने भी 2024 की बात की है। एक और जहां नीतीश कुमार जी भी पक्ष को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, वहीं बीजेपी उन्हें लगातार झटके पर झटके देते हुए दिख रही है। तो नीतीश कुमार जी का जो स्पीड था, जिस स्पीड से वो आगे चल रहे थे, सीढ़ियों को चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी का कदम इससे जरूर लड़खड़ाया है। लेकिन दूसरी ओर अगर बात करें तो वोट बैंक भी है। एक और जहां बीजेपी उन्हें लोगों के मामले में, राज्यों के मामले में, और राज्यों पर जितनी पकड़ थी नीतीश कुमार जी की, इस मामले में कहीं ना कहीं
नीतीश कुमार जी को परेशान करने में लगी हुई है, नीतीश कुमार जी को कमज़ोर कर रही है, कदम पीछे करने पर मजबूर कर रही है। वहीं दूसरी ओर बिहार में भी रणनीति बननी शुरू हो गई है। आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ थे उस समय भी जब तेजस्वी यादव जी की पार्टी जो MY समीकरण यानी कि राजद जो है पार्टी, वो MY समीकरण के लिए पहले से भी जानी जाती रही है। ऐसे में कई बार इस बात की चर्चा हुई है कि MY की तो बात राजद करती है लेकिन मुस्लिमों को आगे नहीं बढ़ाती है। इसमें कई बार यह भी मांग उठा है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी एक बड़े नेता राजद के रहे हैं, अभी भी वर्तमान में भी हैं। ऐसे में अब्दुल बारी सिद्दीकी को भी कभी भी जो है एक बड़ा पद नहीं दिया गया, सरकार में शामिल नहीं किया, बहुत तरह की बातें चली। लेकिन अब जब आरजेडी सरकार में आई है, इसके बाद भी मुस्लिमों की ओर से अब मांग उठाना शुरू कर दिया गया है। उठाना, ये कोर वोटर नहीं उठा रहे हैं बल्कि पार्टियों की नज़र जो है उस वोट बैंक पर भी चल गई है। नीतीश कुमार जी की बिहार में जो छवि है वह सेकुलर नेता के रूप में है। ऐसे में बिहार में ही सिवान जिले में आपको याद होगा कि 8 सितंबर को एक जो है आपको सामाजिक सौहार्द बिगड़ गया था, जिसके बाद पत्थरबाजी भी हुई थी, जिसके बाद कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें 8 साल का एक बच्चा है उसे भी जो है हिरासत में लिया गया है। और इसको लेकर के बवाल जो है हर जगह खड़ा हुआ है। अब इस पूरे प्रकरण में AIMMM के नेता ओवैसी जी कूदे हैं और ओवैसी जी ने सवाल जो दागे हैं वह बेहद जो है आप चौंकाने वाले हैं और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के लिए अलर्ट एक मैसेज भेजने वाला है। और नीतीश कुमार जी के साथ साथ राजद के लिए भी। नीतीश कुमार जी जहां समझ रहे हैं कि राजद के साथ हैं तो अभी कोई डर नहीं है, तो ऐसे में नीतीश कुमार जी की जो छवि है, सेकुलर छवि, उस पर कहीं ना कहीं एक बार फिर से चोट करने की कोशिश की है ओवैसी जी ने। इसमें उनका सीधा फायदा है, वे चाह रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक पर उनका एक छत्र राज बिहार में कायम हो जाए। हालांकि 2020 के चुनाव परिणाम में ओवैसी जी को बिहार में एक बड़ी बढ़त मिली थी और जो है आपको सीमांचल का जो क्षेत्र है, सीमावर्ती क्षेत्र, वहाँ से ओवैसी जी की पार्टी AIMMM अच्छी सीटें लेकर के आई थी, अच्छी सीटें जो है जीत करके आई थी। ओवैसी जी ने उस पूरे प्रकरण पर कहा है, नीतीश कुमार जी से सीधे सवाल दागते हुए कहा है, उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा है कि उन्हें जो है सीधे यानी कि उनके कौम को, उनके मुस्लिमों को जो है उन्हें सेकुलरवादी जो है सरकार नहीं चाहिए, उन्हें सेकुलरिज्म नहीं चाहिए, उन्हें सत्ता नहीं चाहिए, उन्हें बस जो है उन्हें उनका सम्मान चाहिए। यानी कि ओवैसी जी के माने तो मुस्लिमों को, बिहार के मुस्लिमों को सेकुलर वाली चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, सेकुलरिज्म उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें जो है सत्ता भी नहीं चाहिए, लेकिन उन्हें सम्मान चाहिए। और ये सम्मान से समझौता है। 8 साल के बच्चे को 4 दिन से जेल में रखा गया है। ओवैसी जी 8 साल के बच्चों के मामले में कूद करके जो है आप सीधे तौर पर नीतीश कुमार जी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उन्होंने जो दूसरा सवाल दागा है वो बेहद खास है। ओवैसी जी ने सीधे तौर पे कहा है कि क्या नीतीश कुमार जी की जाति का वो बच्चा होता तो उसका वही हश्र होता। अब समझिए ओवैसी जी कहाँ चोट करना चाह रहे हैं, अब आप भी इस बात को समझ रहे होंगे। नीतीश कुमार जी दरअसल कुर्मी जाति से आते हैं और आपको याद होगा कि RCP सिंह जी और नीतीश कुमार जी में अगर इंटरनल एक फाइट चला तो कुर्मी समाज का नेता बन करके उभरने का भी फाइट कहीं ना कहीं चल रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार जी पर पहले से भी जातीयता का इंटरनली आरोप लगता रहा है और ऐसे में ओवैसी जी ने एक बार फिर से सधी आवाज़ में कह दिया है, दबी जबान में कहा है लेकिन सधी आवाज़, सधी मुद्दों को उठाया है। सधे मुद्दों को उठाते हुए ओवैसी जी ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार जी से कहा है कि क्या नीतीश कुमार जी की जाति से वो बच्चा आता तो उसका यही हश्र होता। यानी कि ओवैसी जी ने कहीं ना कहीं मुस्लिमों के दर्द को कुरेरने का कोशिश किया है और उनके भावनाओं को कोशिश कंट्रोल करके उससे वोट में बदलने का भरपूर कोशिश किया है AIMMM प्रमुख ओवैसी जी ने। लेकिन बात समझिए, यहाँ नीतीश कुमार जी के लिए यह कहीं ना कहीं दोहरा अटैक के रूप में है। एक और जहाँ बिहार से बाहर नीतीश कुमार जी की जो कदमें हैं उसे पीछा करने का भरपूर कोशिश कर रही है बीजेपी। नीतीश कुमार जी राज्यों में हारते जा रहे हैं, उन्हें जो है सियासी जो बदलाव हो रही है उसका अंदाज़ा नहीं लग रहा है। वहीं दूसरी ओर बिहार में भी नीतीश कुमार जी को जो सेकुलर छवि थी, जो मुस्लिमों का, जो नीतीश कुमार जी के तरफ जो मुस्लिमों का रुझान रहता था कि नीतीश कुमार जी एक सेकुलर नेता हैं, बड़े नेता हैं, तो ऐसे में ओवैसी जी ने उस वोट बैंक पर भी, यानी कि अल्पसंख्यक का जो वोट बैंक है उस पर एक कड़ा प्रहार किया है। अब बिहार में अपराध वाली बातें भी अब जो है खुल करके और ज़्यादा आ रही है। तो अब नीतीश कुमार जी के सामने चुनौतियों का जो दौर है वह लगातार बढ़ता जा रहा है, चुनौतियां बढ़ती जा रही है और नीतीश कुमार जी अभी जो हैं
हर तरह से कहीं ना कहीं चक्रव्यूह में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। एक और जहां नीतीश कुमार जी बिहार से बाहर निकलने की जो कायवाद में लगे हुए हैं, कोशिश में लगे हुए हैं, तो उस कोशिश में कहीं ना कहीं बीजेपी एक बड़ा रोड़ा जो है बनाते जा रही है, नीतीश कुमार जी के लिए राह मुश्किल करते जा रही है, राह में कांटे बिछाते जा रही है। वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार जी की जो सेकुलर छवि है, जो कमाई हुई छवि है, उस पर भी कहीं ना कहीं एक अब जो है हमला होना शुरू हो गया है। ऐसे में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी दोनों के लिए अभी संभलने का दौर है। खैर क्या कुछ होता है ये आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन ये कुरुक्षेत्र है, राजनीति कभी शांत नहीं होती है। नीतीश कुमार जी एक नए स्ट्रैटेजी के तहत भी जो है आगे बढ़ने का कोशिश कर सकते हैं। इस चक्रव्यूह से कैसे निकलते हैं यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, आप कमेंट करें, कमेंट से हमें यह पता चलेगा कि हमें क्या ऐड करना है, क्या चीज़ रिमूव करना है। और ऐसे ही जनता टॉकीज को देखते रहें और प्यार देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।